हाँ, तो जो हम कल के लेक्चर में बात कर रहे थे उसमें हमने जो बात किया था उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या, क्रमचय ग्रुप। क्या चल रहा था? क्रमचय ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है ना। सबसे पहले इस क्रमचय ग्रुप में जो हमने नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात की थी, जो हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट था वो खुद क्रमचय था कि भाई क्रमचय किसे कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि किसी भी परिमित समुच्चय से स्वयं पर परिभाषित एकेकी आच्छादक फलन क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। और क्रमचय को हमेशा हम द्विपंक्ति संकेतन से व्यक्त करते हैं। जो हमारा क्रमचय होता है, मैंने आपको बताया था इसको एफ से डिनोट करते हैं। और ये कुछ ऐसे होता है A1 एफ ऑफ A1, मतलब A1 का ही क्या होता है यहाँ पर इमेज होती है। ठीक है ना। A2 एफ ऑफ A2 और ऐसी चल के AN एफ ऑफ AN। तो इस तरह हम किसी भी क्रमचय को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसके बाद जो मैं नंबर नेक्स्ट बात कर रहा था उसमें हमने बात की थी क्या, चक्रीय क्रमचय। क्या की थी सर? चक्रीय क्रमचय। और इस साइक्लिक परमुटेशन चक्रीय क्रमचय में मैंने आपको बताया था कि इसको हमेशा क्रमचय से ही निर्माण किया जाता है। मतलब एक एक क्रमचय से ही हम हमेशा क्या बनाते हैं? चक्रीय क्रमचय बनाते हैं। अब वो बनाते कैसे? देखो, मान लो जैसे ये कोई क्रमचय दे दिया आपको, ऊपर तो देखो ऐसे अभी हम लिखने 1 2 3 4 और 5 दे दिया, और यहाँ आ गया 3 2 1 5 4। ठीक है ना। अब इसका आपको क्या बनाना है? चक्रीय क्रमचय बनाना है। अब इसका चक्रीय क्रमचय को भी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और चक्रीय क्रमचय में मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसी भी एक अवयव का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब इमेज होती है उसका अगला अवयव होता है, और जो अंतिम अवयव होता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है? प्रथम अवयव होता है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक की इमेज कौन है? 3 है, और 3 की इमेज कौन है? 1 है। तो जब हम वापस से वहीं पहुंच जाएं तो समझ लो कि हमारा चक्र क्या हो गया? पूरा हो गया। और जो अवयव खुद की खुद इमेज है उनको नहीं लिखना है, उनको ऐसे ही क्या कर देना है? छोड़ देना है। अब ध्यान देना, देखो इसमें देखो 4 की इमेज 5 है और 5 की वापस से 4 आ गई। तो इस तरह हम क्या करते हैं? चक्रीय क्रमचय को डिनोट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि चक्रीय क्रमचय होता है उसकी क्या है? कोटि क्या होती है? तो जो हमारे क्रमचय की जो हमारा चक्रीय क्रमचय होता है उसकी लंबाई होती है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोई भी चक्र है उसकी कोटि बतानी है तो जो उसकी लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी कोटि कहते हैं। ठीक है ना। जो हम आज बात करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम बात करेंगे चक्र गुणन, मतलब किन्हीं भी दो चक्रों का गुना कैसे किया जाता है। ठीक है ना। अगर बात करें, ध्यान देना, अगर चक्र गुना की बात की जाए तो इधर ध्यान दो किस तरह हम दो चक्रों का गुना करते हैं। तो यहां पर अपना पॉइंट डाल लो, चक्र गुना, चक्र गुना। प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। ठीक है ना। अब देखो, हमेशा जब गुना की बात आती है तो इसमें आपको दो चक्र लेने, अब उनका गुना किस तरह करना है तो ध्यान देना, इसमें मैं पूरी डिटेल लिखवा रहा हूं आपको। सर्वप्रथम क्या करना है? सर्वप्रथम दो चक्रीय क्रमचयों को, सर्वप्रथम दो चक्रीय क्रमचयों को किस में रूपांतरित करते हैं? क्रमचय में रूपांतरित करते हैं। क्रमचय में रूपांतरित करते हैं। मतलब जो भी आपको चक्रीय क्रमचय दे रखे हैं उनको सबसे पहले आपको किस में बनाना है?
क्रमचय में रूपांतरित करना है। इसके बाद इन क्रमचयों का गुणा करके, ध्यान देना, इसके बाद इन क्रमचयों का गुणा करके प्राप्त क्रमचय को वापस से चक्रीय क्रमचय, प्राप्त क्रमचय को वापस से चक्रीय क्रमचय में रूपांतरित करते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चक्र गुणा कहते हैं। जिसे चक्र गुणा कहते हैं। बताओ समझ गए क्या? मतलब सबसे पहले जो आपको काम करना है वो यही करना है कि जैसे कोई भी आपको 2 चक्र दे दिया, चक्रीय क्रमचय दे दिए, उनको आपको पहले तो क्रमचय में परिवर्तित करना है और क्रमचय में परिवर्तित करने के पश्चात उनका गुणा करना है। गुणा करने पर जो आपको क्रमचय प्राप्त होगा तीसरा, उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दो? चक्रीय क्रमचय में। और यही क्या होता है? 2 चक्रों का क्या होता है? गुणा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये क्वेश्चन आया भी है, एक तो f दे दिया और ये दे दिया 1 8 4 2 1 8 4 2 9 7 और एक आपको g दे दिया और g में दे दिए 3 5 और 6, 3 5 और 6 और कह दिया आपको f इंटू जी फाइंड करना है। क्या निकालना है? इन दोनों चक्रीय क्रमचयों का क्या करना है? गुणा करना है। मैंने कहा था सबसे पहले जो भी चक्रीय क्रमचयों का आप गुणा करना चाहते हो उसमें सबसे पहले आपको इन चक्रीय क्रमचयों को क्रमचय में परिवर्तित करना पड़ेगा। देखो एक की इमेज कितनी है? देखो कुल मिला के 9 अवयव है यहाँ पर, तो 9 अवयव है तो लिख दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, एक की इमेज 8 हो गई, 8 की इमेज 4 है, सॉरी एक की इमेज 8 हो गई, 8 की इमेज कितना है? 4 है। 4 की इमेज कितनी है? 2 है। 2 की इमेज 9 है, 9 की इमेज 7 है और 7 की इमेज फिर से कितनी है? 1 है। बचे कुछ एज इट इज। ठीक है ना? तो ये तो f हो गया। एक आपको क्या निकालना है? g निकालना है। अब g को भी आपको इसी तरह लिखना है। देखो g बना लो, तो g में भी इतने एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। यहाँ पर देखो 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 हो गई, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज वापस से 3 है। बच्चे कुछ ऐसे ही लिख दो। बताओ कौन ही दिक्कत है क्या? नहीं है ना? मतलब अब आपको f इंटू जी निकालना है। अरे निकाल तो यही रहे थे ना, f इंटू जी, और f इंटू जी निकालना है तो चक्रों का गुना क्या होता है? एज ए संयुक्त फलन संक्रिया की तरह होता है। मतलब g से हम किस में चलेंगे? f में। तो ये एलिमेंट तो एक बार लिख ही दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो ये एलिमेंट तो आप ऐसे ही लिख ही दो। अब देखो यहाँ से ध्यान देना, एक की इमेज 1 और एक की इमेज 8, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 5, 4 की इमेज 4 और 4 की इमेज 2, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3। ठीक है ना? 7 की इमेज 7 और 7 की इमेज क्या हो गई? 1 हो गई। 8 की इमेज 8 और 8 की 4 हो गई। 9 की 9 और 9 की कितनी हो गई? 7 हो गई। तो इस तरह आपको इन दोनों का क्या हो गया? ये गुना प्राप्त हो गया। इसको आपको फिर से मैंने कहा था जो तीसरा आपको क्रमचय फाइंड होगा उसको वापस से आपको किस में चेंज कर देना है? चक्रीय क्रमचय में। तो बताओ क्या होगा चक्रीय क्रमचय इसका?
1 की इमेज 8, 8 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 9, 9 की इमेज 7 और 7 की इमेज वापस से 1 हो गई। मतलब फिर से वही रिपीट हो जाए ना, तो आपको वहीं जाके रोके जाना है, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से रह गए, 1 2 तक तो आ गया, अब 3 पे आ जाओ। 3 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज वापस से 3 है, तो एक ये आ गया। तो ये जो हमें 2 चक्र दे रखे हैं, इनका गुना क्या होगा, F इंटू जी आएगा। तो ये आ गया F इंटू जी आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अरे नहीं है ना। तो इस तरह आपको चक्र गुना करना है, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल करना है। किन्हीं भी 2 चक्रों का अगर आपसे गुना पूछे तो सबसे पहला काम है कि उनको किस में चेंज करना है, क्रमचय में बदलना है। और क्रमचय में बदलने के पश्चात इनका क्या कर देना है, क्रमचयों का गुना कर देना है, वो आप अच्छी तरह जानते हो। और गुना करने के बाद वापस से फिर से उनको किस में चेंज कर दो, चक्रीय क्रमचय में, और ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रीय क्रमचयों का गुना फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो और भी प्यारा पॉइंट है, वो है असंयुक्त चक्र। क्या है, असंयुक्त चक्र। असंयुक्त चक्र, डिसजॉइंट साइकिल। अभी असंयुक्त चक्र या डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, ध्यान देना भाई। डिसजॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हो, और डिसजॉइंट कहता क्या है, अरे क्या कहता है डिसजॉइंट, यही तो कहता है महाराजों कि क्या कहता है कि कोई, अरे डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो। तो 2 चक्र हैं, अगर उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो वो क्या कहलाते हैं, असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, लिख दोगे ना, लिखें, लिखो। यदि 2 चक्रों में, यदि 2 चक्रों में कोई भी अवयव, कोई भी अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, असंयुक्त चक्र कहते हैं। असंयुक्त चक्र कहते हैं। यदि 2 चक्र हैं और उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, असंयुक्त चक्र कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और लिख लो, चीज नहीं लिखनी, बात लिखनी है कि असंयुक्त चक्र, ये आप देख भी लेना निकाल के, असंयुक्त चक्र चक्रीय गुणा के लिए क्रमबिन में होते हैं। क्रमबिन में होते हैं। गुणा संक्रिया के लिए हमेशा क्या बनाते हैं, क्रमबिन्नता का पालन करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। या ऐसे करते हैं, संयुक्त चक्र गुणा के लिए, चक्रीय गुणा लिख दो या सीधे लिख दो गुणा के लिए, क्योंकि ये क्या है, संक्रिया है। चक्र गुणा भी लिख दो भाई, जो आप गुणा करेंगे वो कैसे करेंगे, अरे भाई चक्रों का ही तो गुणा करेंगे ना, तो संक्रिया किन में काम करेगी, चक्रों में। तो जो असंयुक्त चक्र हैं वो गुणा के लिए हमेशा क्या होते हैं, क्रमबिन्न में होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो होता है कि इनकी कोटि क्या होती है, इनकी कोटि क्या होती है। तो लिखो चक्र की कोटि। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखना है आपको, चक्र की कोटि। ऑर्डर ऑफ साइकिल। बता सकते हो चक्र की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ साइकिल। तो महाराजो चक्र की लंबाई तो जानते हो ना, जितने अवयव होते हैं उतनी उसकी लंबाई होती है।
या अवयवों की संख्या लगा लो। तो इसमें लिख देना कि चक्र में अवयवों की संख्या ही चक्र की क्या होती है, कोटि होती है। ऐसे लिख दो, क्या चक्र में अवयवों की संख्या या चक्र की लंबाई, चक्र की लंबाई, इसी को लिख दो क्या, चक्र की कोटि। तीनों का मतलब एक ही होता है। ये सिर्फ मैं चक्र की कोटि की बात कर रहा हूं, ना कि क्रमचय की कोटि। क्रमचय की कोटि निकालने के एक अपने अलग ही क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, चक्र की कोटि की। तो कभी भी चक्र की कोटि निकालनी है, आपसे पूछ लिया कोई चक्र देखे कि इसकी कोटि क्या होगी, तो जितने उसके अवयव होते हैं या जो उसकी लंबाई होती है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। जैसे जो एग्जाम्पल है, जैसे ध्यान देना, ये एग्जाम्पल दे दिया कि F बराबर आपको क्या दे दिया, 18432, 18432, ठीक है ना। और इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई चक्र की कोटि क्या होगी, चक्र की कोटि। तो इसमें चक्र की कोटि क्या होगी, अरे मैं कह रहा हूं कि जितने इसमें अवयव होते हैं वही उस चक्र की क्या होती है, कोटि होती है। तो देख लो कितने अवयव इसमें, 3 और 2 5 हैं, तो इसमें चक्र की कोटि कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर चक्र की कोटि क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। अब देखो अगला हमारा पॉइंट ये होता है कि चक्रीय क्रमचयों का प्रतिलोम क्या होता है। भाई क्रमचयों का प्रतिलोम तो हम पढ़ ही चुके हैं। अरे क्रमचयों का प्रतिलोम क्या होता है, पंक्तियों को तो बदलना पड़ता है ना आपस में, और उनसे हमें क्रमचयों का प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन कर ले कि चलो भाई ये बताओ कि इनमें चक्रीय क्रमचयों का प्रतिलोम क्या होगा, तो लिखो चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। तो महाराजों जो चक्रीय क्रमचयों का प्रतिलोम होता है उसका एक सीधा सा नियम होता है कि जो आपका चक्र दे रखा है उसके अवयवों को आप क्या कर दो, उल्टे करके लिख दो। मतलब ऐसे जो ऐसे स्टार्ट है ना उनको पीछे से लेके स्टार्ट कर दो, ऐसे बदल दो, वही उनका क्या होता है, प्रतिलोम होता है, ठीक है ना। इनको आप दो तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इसमें लिख देना किसी भी चक्रीय क्रमचय के अवयवों को, किसी भी चक्रीय क्रमचय के अवयवों को उल्टे क्रम में, या ऐसे लिख दो, उल्टा करके लिखने पर ज्यादा अच्छा रहेगा, उल्टा करके लिखने पर प्राप्त क्रमचय, प्राप्त चक्रीय क्रमचय ही चक्रीय क्रमचय का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। क्या होता है, प्रतिलोम होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं कि जैसे इसके दो नियम होते हैं। अब जैसे ये दे दिया आपको एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में जो आपको गिवन है वो दे दिया, जैसे 1 2 3 4 5 दे दिया, नॉर्मली यही ले लो 1 2 3 4 और 5,
ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि चलो ये बताओ कि जो F चक्रीय क्रमचय है इसका प्रतिलोम क्या होगा। जो F चक्रीय क्रमचय है इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें हम बेसिकली क्या निकालते हैं, F इनवर्स। मैंने कहा था कि जो भी आपको चक्रीय क्रमचय दे रखा है उसको उल्टा करके लिख दो, आपको उसका प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर से लिख दो 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया, इसका प्रतिलोम हो गया। और अगर ऐसे भी आपको दिक्कत आ रही है लिखने में तो भाई अपना बड़ा फंडा तो है ही है जो आपको हमेशा अपनाना है, क्या, जो हमारा चक्रीय क्रमचय है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, पहले क्रमचय में कर लो। चक्रीय क्रमचय को पहले क्रमचय में बदल लो। तो ये क्या हो गया, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, एफ इनवर्स निकालना है। मैंने कहा था कि पंक्ति स्तंभ जो पंक्ति इनको आपस में क्या कर लो, बदल लो। तो क्या हो गया, ऊपर तो आ गया 2 3 4 5 1 और नीचे आ गया 1 2 3 4 और 5। और इन्हीं को फिर क्या करना है, अरे सही क्रम में लिख लो ना, देख लो 1 2 3 4 और 5, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 3 है और 5 की 4 है, ठीक है ना। तो इस तरह देखो कोई भी चक्रीय क्रमचय उसको किस में बदल लो, क्रमचय में बदल लो। और क्रमचय का प्रतिलोम मैंने आपको बता ही रखा है, इनको क्या कर दो, बदल दो आपस में। और बदल दिया तो ये एफ इनवर्स आ गया। अब इसको वापस से किस में बदल लो, चक्रीय क्रमचय में। अब इसको जब आप चक्रीय क्रमचय में बदलेंगे तो देखो ध्यान देना, वैसे हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो चक्रीय क्रमचय उसको आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे घुमा के लड्डू की तरह, ठीक है ना। अरे बताया था ना। तो हम इसको 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। 5 की इमेज कितनी है, 4 है। 4 की इमेज कितनी है, 3 है। 3 की इमेज कितनी है, 2 है। 2 की इमेज कितनी है, 1 है। और 1 की इमेज वापस से कितनी आ गई, 5 आ गई। अरे भाई वैसे आप इसको लेके चलते तो क्या लिखते, 1 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज वापस से 1 आ गई। ध्यान देना, मतलब ये ऐसे होते हैं कि मतलब मान लो एक रिंग है आपके पास और रिंग में ऐसे नंबर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इनको ऐसे घुमा घुमा के देख सकते हो, भाई यही तो है ना। अब इसको मैंने थोड़ा सा और ऐसे घुमा दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, तो एक तो पहुंच गया इधर और ये एक एक स्थान छोड़ के इधर आ गए। तो एज इट इज आपको यही फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि किसी भी क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं। भाई चक्रीय क्रमचय की कोटि तो हमने देख ली, अरे क्या थी, किसी भी क्रमचय में जो अवयवों की संख्या या उसकी लंबाई ही इसकी क्या थी, कोटि थी, ऑर्डर था। लेकिन अगर बात की जाए कि सर ऐसे मान लो कि किसी क्रमचय की कोटि पूछ ली इसने, कोई भी क्रमचय दे दिया और कह दिया कि इसकी कोटि बताओ क्या होगा, तो उसकी कोटि क्या निकालेंगे हम, उसकी कोटि क्या निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें आप पॉइंट डाल दो, क्रमचय की कोटि, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं ये प्यारे प्यारे, एक एक करके समझो। क्रमचय की कोटि दे दी, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, तो क्रमचय की कोटि या ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन है, ये क्या होता है, ध्यान देना। जैसे हम पढ़ रहे थे ना पहले, जो ग्रुप में हमने पढ़ा था, किसी भी अवयव की अगर हमें कोटि निकालनी है तो हम किस तरह निकालते थे, उस अवयव को तब तक गुना कीजिए, उस अवयव को तब तक गुना करते जाइए जब तक आपको तत्समक अवयव प्राप्त नहीं हो जाए।
उस अवयव को तब तक गुना करते चलिए जब तक आपको तत्समक अवयव प्राप्त नहीं हो जाए, और जब आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए तो वहीं आपकी क्या आ जाएगी, उसकी कोटि आ जाएगी। सेम फंडा इसमें, किसी भी क्रमचय की कोटि पूछनी उसको तब तक गुना करते रहिए, उसको तब तक गुना करते रहिए जब तक आपको तत्समक क्रमचय प्राप्त नहीं हो जाए। अब दिमाग में टेंशन आ गई कि सर अवयवों का तो ऐसा था, एक ही अवयव था, उसका गुना करके जैसे भी योग मॉडुलो गुणो मॉडुलो या वैसे भी पूछा था तो उसमें तो हमको कोई दिक्कत इतनी नहीं आई थी क्योंकि इसमें सीधा गुना करके ठीक है। अब मान लो हमें कोई क्रमचय दे दिया और उस क्रमचय की कोटि मान लो 9 आ रही है, कोई भी क्रमचय दे दिया और उस क्रमचय की कोटि क्या आ रही है, 9 आ रही है, तो भाई इतने महारथी तो आप हो नहीं कि उस क्रमचय का 9 बार गुना कर दो। आप उस क्रमचय का 9 टाइम आप गुना कर दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई इस कंडीशन में क्या करें, अगर 9 बार गुना नहीं कर सकते तो इस कंडीशन में फिर करें तो करें क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे सामने, यही आ गई कि सर हम एक किसी क्रमचय का 9 बार गुना कैसे करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप लिख लो, मैं बता दूंगा कैसे करना है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखो किसी क्रमचय f की कोटि, किसी क्रमचय f की कोटि n कहलाती है। किसी क्रमचय f की कोटि n कहलाती है यदि, किसी क्रमचय f की कोटि n कहलाती है यदि n वह छोटी से छोटी, n वह छोटा से छोटा लिख दो, चाहे पुल्लिंग कर दो उसको, n वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक, n वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि f ऑफ n बराबर i आ जाए। और यहाँ पर जो i का काम कर रहा है वो कौन है, तत्समक क्रमचय है। अरे i कौन है, तत्समक क्रमचय है ना। तो किसी भी क्रमचय की कोटि निकालने के लिए भाई आपको करना क्या है कि उस क्रमचय को इतनी बार गुना करना है, इतनी बार गुना करना है, इतनी बार गुना करना है जब तक क्या नहीं आ जाए, आई नहीं आ जाए। और जब आई आ जाए तो मान लो जितनी बार गुना हुआ है वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। अब सर इसका कोई और नियम, भाई है बिल्कुल। तो ऑर्डर ऑफ f ही तो निकाल रहे हो ना। तो इसमें होता है कि जैसे आपको कोई भी क्रमचय दे दिया, कोई भी क्रमचय दे दिया, उस क्रमचय को आप चक्रीय क्रमचय में बदल लो, ठीक है ना। और वो भी असंयुक्त, दोनों क्या, अरे असंयुक्त तो होंगे वैसे, ठीक है ना। तो जो आपको असंयुक्त क्रमचय प्राप्त होंगे उनकी जो अवयवों की संख्या या उसकी लंबाई लगा लो, उसका जो एलसीएम होगा वही क्या होता है, उस क्रमचय की कोटि होती है। भाई उसका क्या होती है, कोटि होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, अरे भाई इसकी डेफिनेशन आप किस तरह लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे ध्यान देना। तो इसमें लिखना है कि असंयुक्त, असंयुक्त, अब f के तो है ही है, चक्रीय क्रमचयों की लंबाई का क्या निकालना है आपको, एलसीएम या लेसेप।
तो ये भी आपका दूसरा तरीका है किसी भी क्रमचय की कोटि निकालने का। ठीक है ना, या तो आप ऐसे निकाल लो, आपको लग रहा है कि ऐसे ज़्यादा लेंदी पड़ रहा है तो उसके असंयुग चक्रीय क्रमचय में उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। उसके बाद उनकी जो लंबाई है मतलब अवयवों की संख्या है उसका एलसीएम ले लो। तो इस तरह भी आप किसी भी चक्रीय क्रमचय की कोटि क्रमचय की कोटि निकाल सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है भाई, ये सब एफ के असंयुग वे हैं चक्रीय क्रमचय। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल देख लो। तो जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसकी इमेज है 3 1 2 3 1 2 4 5 7 और कौन रह गया, 6 रह गया ना। ओके चलो भाई, इसने पूछ लिया क्या, इसने पूछ लिया कि भाई हमें बताओ कि जो क्रमचय है इसकी कोटि क्या होगी, इस क्रमचय की कोटि क्या होगी ये हमें बताना है यहाँ पर। और इस क्रमचय की अगर आपको कोटि बतानी है तो सबसे पहले मैंने कहा था, अब देखो आप ध्यान देना, मैंने क्या कहा था कि उस क्रमचय का तब तक गुना करना है, उस क्रमचय का तब तक गुना करते चलना है जब तक हमें तत्समक क्रमचय नहीं मिल जाए। अब तुम्हें लग रहा है कि इस क्रमचय का गुना करना इतना आसान है भाई, बार बार आप गुना करते चलो, नहीं सर हमको तो तत्समक क्रमचय फाइंड करना है और आप गुना कर सको इतना इसका। अरे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। और नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, अरे भाई क्या करना है, इसको आप चक्रीय क्रमचय में बदल लो। ठीक है ना, बदल लें, हैं रेडी हो ना। ओके चलो भाई, 1 की इमेज 3 आ गई, 3 की इमेज 2 आ गई और 2 की वापस से 1, तो ये हो गया बंद। ठीक है ना, अगला 4 की इमेज 4 है, इसको छोड़ दो। 5 की 5 है, इसको भी छोड़ दो। 6 की इमेज कितनी है, 7 है, 7 की 6 तो 1 ये आ गया। ठीक है ना, दोनों ऐसे ही युक्त, कोई ओवेनिस्ट थोड़ी है दोनों में। अरे इसमें 1 3 2 आ रहा है, इसमें 6 7 आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसे ही युक्त डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट है। तो मुझे ये बताओ इनकी लंबाई कितनी है। इसमें तो अवयवों की संख्या कितनी है, 3, तो लंबाई 3 हो गई। इसमें 2 है तो लंबाई कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी लंबाई 3 है और इसकी लंबाई क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब मैंने कहा था अगर इनकी कोटि निकालनी है आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ है, आपको निकालना है लेस है पे ऑफ 3 और 2 का। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। अरे 6 ही आएगा ना। तो इस क्रमचय की कोटि कितनी आ गई, 6 आ गई। इसका मतलब समझ रहे हो, अरे इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका आपने 6 बार गुना करेंगे ना तब जाके आपको तत्समक प्राप्त होगा। इसका जब आप 6 बार गुना करेंगे, मान रहे हो आप 6 बार गुना, तो 6 बार गुना करेंगे ना तब जाके आप किस पर पहुंचोगे, तत्समक पर पहुंचोगे। ठीक है ना, तो ये आप अंदाज खुद लगा लो कि भाई आपको उससे निकालना है या इससे निकालना है। निकालोगे तो आप इससे ही, मुझे पता है। ठीक है ना, मेहनत राजी कौन है आजकल करना, सीधा सबको शॉर्टकट चाहिए और ये शॉर्टकट है। सीधा किस में बदलो, असंयुग चक्रों में बदलो, इनकी लंबाई देखो, उनका एलसीएम निकालो, आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पक्षांतरण की, जो बहुत ज्यादा यूज होगा आगे चल के। पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना, लिख सकते हो चाहे। अब ये पक्षांतरण क्या होता है, पक्षांतरण होता है 2 लंबाई के जो चक्रीय क्रम से होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको कभी भी देखना है कि जो भी 2 लंबाई के चक्रीय क्रम से हैं वही क्या कहलाते हैं, पक्षांतरण कहलाते हैं।
दो लंबाई का मतलब है कि केवल दो दो एलिमेंट ही आने चाहिए, 3 या 4 नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो पक्षांतरण में हमेशा दो लंबाई ही होती है किसी चक्र की, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, दो लंबाई का चक्रीय क्रम से क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। दो लंबाई का चक्रीय क्रम से क्या कहलाता है, यहाँ पर पक्षांतरण कहलाता है। अब वो दो लंबाई कैसे होती है, देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपने ए बी ले लिया, अरे दो लंबाई है ना, 1 2 ले लिया, कोई भी 2 3 ले लिया, ये सभी क्या है, पक्षांतरण है। ये सभी क्या है, यहाँ पर पक्षांतरण है, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 2 है। अब बात ये आती है कि सर पक्षांतरण जैसे कोई भी चक्रीय क्रम से दे दिया हमें, कोई भी चक्रीय क्रम से दे दिया, तो उस चक्रीय क्रम से हमें पक्षांतरण कैसे फाइंड करें। तो ध्यान देना, नेक्स्ट बात करें, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जैसे आपको ये दे दिया x1 x2 x3 xn-1 xn, ठीक है ना, और इसको पक्षांतरण में बदलना है। पक्षांतरण में बदलो, या पूछ लिया आपसे कि पक्षांतरणों की संख्या क्या है इसमें। अब मैंने यहाँ पर n एलिमेंट लिए, आपको कितने भी दे सकता है, जरूरी नहीं आपको n ही दे, आपको कितने भी एलिमेंट यहाँ पर गिवन हो सकते हैं। आपको बशर्ते यहाँ पर क्या निकालना है, पक्षांतरणों की संख्या। देखो ध्यान देना, पहले एलिमेंट को तो फिक्स कर लेना हमेशा x1, और पीछे से चलना है, पहला एलिमेंट फिक्स कर लिया और पीछे से चलना है x1 xn 1, x1 xn-1, x1 xn-2, और ऐसे ही x1 x3 x1 x2। तो इस तरह आपको क्या निकालने हैं, पक्षांतरण निकालने। अब कितने भी अभी आ जाओ, आप पक्षांतरण निकाल सकते हो। अरे निकाल सके ना, जैसे सपोज करो ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पक्षांतरणों की संख्या है, ये पूछ लिया कि भाई इसमें कुल मिला के कितने पक्षांतरण आप बना सकते हो, या इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आपको यहाँ पर पक्षांतरण बनाने हैं, एक तो फिक्स रखना है, पहला एलिमेंट तो फिक्स है, ये तो क्या है, फिक्स है, इसको तो कोई छेड़ना ही नहीं है। तो 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2, ठीक है ना। मतलब ये तो फिक्स रखना है और पीछे से एक एक करके कम करते आना है, ये तो फिक्स है ही है, और यहाँ से पीछे करके एक एक करके मतलब क्या करना है, एक एक करके कम करते आना है। और जब आप एक जिसको आप लेके चले हो, उससे पहले या उसके बाद आने वाली संख्या तक जब आप पहुँच जाओ तो वहाँ पर रुक जाओ, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिला के जो पक्षांतरणों की संख्या है, अरे इसमें जो चक्रीय क्रम से है, इसमें पक्षांतरणों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 5। तो ये आ गई क्या, पक्षांतरणों की संख्या। और यहीं से हम एक बात और पढ़ते हैं, उसमें एक तो समक्रम से और एक कौन आता है, विषम क्रम से। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम पढ़ेंगे समक्रम से कौन से होते हैं और विषम क्रम से कौन से होते हैं, और उनका पता हम कहाँ से लगाते हैं, इस पक्षांतरणों की संख्या से ही उसका पता लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो
जैसे आपको ये दे दिया कि एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ध्यान देना, उसके बाद पढ़ेंगे हम सम और विषम क्रमचय। जैसे एक और एग्जाम्पल है, f बराबर ये दे दिया आपको 1 2 3 4 5, इमेज है इसकी 3 1 2 3 1 2 5 4, और इसमें पूछ लिया क्या, पक्षांतरणों की। अरे ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या पूछ लिया कि चलो जो आपको क्रमचय दे रखा है इसमें पक्षांतरणों की संख्या क्या होगी। अब ये मत कहना कि सर इसमें हम पक्षांतरण कैसे निकालें, इसमें तो हमें चक्रीय क्रमचय नहीं दे रखा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी क्रमचय को चक्रीय क्रमचय में किस तरह बदलना है, ठीक है ना। अब देखो यही तो है ना, अरे ये क्रमचय, इसका चक्रीय क्रमचय बताओ क्या होगा। 1 से स्टार्ट कर दें, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की वापस से 1 तो ये हो गया, फिर 1 ये आ गया, 4 की इमेज 5 और 5 की 4 है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या, चक्रीय क्रमचय, ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या निकालते हैं, पक्षांतरण निकालते हैं इसमें से। तो जो पक्षांतरण होंगे ऐसे ही करना है। पक्षांतरण कौन कौन से होंगे, अरे इस 1 को उठा लो, 1 2 1 3 और ये तो खुद ही रहेगा 4 5, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्रमचय भी दे दे और उसमें पूछ ले कि चलो भाई ये बताओ पक्षांतरणों की संख्या क्या होगी, तो उसमें भी हम उसको पहले चक्रीय क्रमचय में बदलेंगे, फिर उसके पक्षांतरण निकालेंगे और जितनी संख्या होगी उसी को हम लिख देंगे। तो माय डियर इसमें क्या होगा, पक्षांतरणों की संख्या, पक्षांतरणों की संख्या, तो पक्षांतरणों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह आपसे बार बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, दिक्कत थोड़ी है कुछ। अब जो हमारा पॉइंट रहेगा ये रहेगा सम और विषम क्रमचय को लेकर, और ये जो सम और विषम क्रमचय ये टोटली पक्षांतरणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। कैसे, जैसे मान लो पक्षांतरणों की संख्या सम आ गई तो हम कह देंगे सम क्रमचय है। अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम आ गई तो हम क्या कह देंगे कि भाई ये क्या होगा, विषम क्रमचय होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट डालो, सम एवं विषम क्रमचय। क्या पढ़ना है, सम एवं विषम क्रमचय, इवन एंड ओड परम्यूटेशन। तो अब हमको बताना है कि कौन से सम क्रमचय होते हैं और कौन से क्या होते हैं, विषम क्रमचय होते हैं। मैंने आपको कहा था कि सम और विषम क्रमचय को देखने के लिए हमें उस क्रमचय को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, पक्षांतरण में, और फिर देखना है कि पक्षांतरणों की संख्या क्या है। अगर उनकी संख्या सम है तो क्रमचय सम होगा, अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम है तो क्रमचय हमारा क्या होगा, विषम क्रमचय होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सर इधर ध्यान देना, तो इसमें लिखो सर्वप्रथम दिए गए क्रमचय को, सर्वप्रथम दिए गए क्रमचय को चक्रीय क्रमचय में बदलते हैं। सर्वप्रथम दिए गए क्रमचय को
चक्रीय क्रमचय में बदलते हैं तथा इसके बाद चक्रीय क्रमचय को पक्षांतरणों में बदला जाता है। इसके बाद चक्रीय क्रमचय को पक्षांतरणों में बदला जाता है। ठीक है ना। अब इसमें 2 पॉइंट काम करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, यदि पक्षांतरणों की संख्या क्या है, सम है। यदि भाई इतना काम तो आप कर लोगे ना, जो आपको क्रमचय दे रखा है उसमें आपको सबसे पहले किस में बदलना है, पक्षांतरणों में बदलना है। अगर पक्षांतरणों की संख्या सम है तो हमारा जो क्रमचय है क्या होगा, समक्रमचय होगा। क्या होगा, समक्रमचय होगा। और नंबर सेकंड, यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम है तो क्रमचय क्या होगा, विषम क्रमचय होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, विषम क्रमचय होगा। मतलब जो पूरा खेल है ना इसका पूरा खेल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पक्षांतरणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। अगर पक्षांतरणों की संख्या सम है तो क्रमचय सम हो गया, अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम है तो क्रमचय क्या हो गया, विषम हो गया। ठीक है ना। अब इसमें देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको एक क्रमचय दे दिया, ध्यान देना, और क्रमचय भी कहाँ तक है, 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये दे दिए 3 4 2 1 9 8 6 5 7। ठीक है ना। अब इसमें पूछ लिया कि भाई ये बताओ ये समक्रमचय या विषम क्रमचय। जो क्रमचय आपको दे रखा है वो दे दिया, और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे पूछ लिया कि भाई चलो ये बताओ कि जो क्रमचय आपको दे रखा है वो सम है या विषम क्रमचय। अब इसको सम और विषम देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, इसको हम सबसे पहले चक्रीय क्रमचय में बदलेंगे, उसके बाद चक्रीय क्रमचय को पक्षांतरण में बदलेंगे, फिर देखेंगे पक्षांतरणों की संख्या सम है या विषम है, तब हमें पता लगेगा कि क्रमचय सम होगा या विषम होगा। तो सबसे पहले तो भाई चक्रीय क्रमचय में बदल लो इसको। बताओ भाई, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज वापस से 1 है। ठीक है ना, एक तो ये बन गया। अब स्टार्ट 5 से कर दो। 5 की इमेज 9, 9 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 8, और 8 की इमेज वापस से कितनी है, 5 है, तो एक ही हो गया। ठीक है ना। तो ये जो क्रमचय है इसको हमने किस में बदल लिया, चक्रीय क्रमचय में बदल लिया। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण देखने। अब हमें क्या निकालना है, पक्षांतरण देखने। तो भाई यहीं से स्टार्ट कर दो। 1 4 1 2 1 3, इसके हो गए पक्षांतरण। इसमें 5 को फिक्स कर दो। 5 8 5 6 5 7 और 5 9 हो गए।
तो कुल मिला के ये इसके क्या हैं, पक्षांतरण है। अब इसमें पूछ लिया कि पक्षांतरणों की संख्या क्या है। पक्षांतरणों की संख्या बताओ कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी हो गई 7। और 7 खुद क्या है, विषम है। 7 खुद क्या है, विषम है। अब 7 विषम है, मैंने कहा था अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम है तो क्रम से भी क्या होगा, विषम क्रम से होगा। तो लिख देना आते हैं दिया गया क्रम से क्या होगा, विषम क्रम से होगा। अतः दिया गया क्रम से क्या होगा, यहाँ पर विषम क्रम से होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अरे नहीं है ना दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लिख लो अगर करना चाहो तो। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं इनमें, अगर करना चाहो तो आपकी मर्जी है। 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। और ये आ रहे हैं इसके 3 1 2 5, 3 1 2 5 और 6 4, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ ये समक्रम से या विषम क्रम से। क्लियर है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, इसको चक्रीय क्रम से में बदल लो। 1 की इमेज 3, ठीक है ना, 3 की इमेज 2 और 2 की 1 आ गई। 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 और 6 की वापस से 4 आ गई। तो ये तो आ गया यहाँ पर चक्रीय क्रम से। इसको फिर से किस में बदलना है, पक्षांतरण में। तो पक्षांतरण क्या होंगे बताओ। 1 2 1 3 4 6 और 4 5 आ गया। 1 2 1 3 4 6 और 4 5 आ गया। तो ये क्या आ गया, इसके पक्षांतरण आ गए। और ये अगर इसके पक्षांतरण आ गए, ये अगर इसके पक्षांतरण आ गए तो आगे चल के हमें क्या करना है बताओ। अरे क्या करना है बताओ। तो इसमें ध्यान देना, हमें देखनी है कि पक्षांतरणों की संख्या क्या होगी। पक्षांतरणों की संख्या, पक्षांतरणों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। पक्षांतरणों की संख्या आ गई कितनी, 4। और जो 4 है ये खुद क्या है, सम है। जो पक्षांतरणों की संख्या 4 है वो खुद क्या है कि सम संख्या है और सम है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया क्रम से क्या है, समक्रम से होगा। अतः दिया गया क्रम से यहाँ पर क्या होगा, समक्रम से। इस तरह आपको बताना है कि कौन समक्रम से होगा और कौन क्या होगा, विषम क्रम से होगा, ठीक है ना। अब इसमें 1 2 पॉइंट और लिख लो। जैसे पहला पॉइंट यह है कि तत्समक क्रम से, तत्समक क्रम से हमेशा समक्रम से होता है। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि तत्समक क्रम से हमेशा क्या होता है, समक्रम से होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। जैसे देखो कोई भी तत्समक क्रम से ये दे दिया 1 की इमेज 1, 2 की 2 और 3 की 3। तो हमेशा आप याद रखना किसी भी तत्समक क्रम से को आप 2 पक्षांतरणों के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 2 1 2 लिख दो, या फिर 1 3 1 3 लिख दो। तो इस तरह हम किसी भी तत्समक क्रम से को पक्षांतरण के रूप में लिखते हैं। और देखो यहाँ पक्षांतरणों की संख्या क्या है, समय, और पक्षांतरणों की संख्या समय। तो इसका मतलब ये क्या होगा, समक्रम से होगा,
ठीक है ना। और इसमें आगे लिख देना एक पक्षांतरण हमेशा किसको दर्शाता है, विषम क्रमचय को, विषम क्रमचय को दर्शाता है। ठीक है ना। जो एक पक्षांतरण होता है वो हमेशा किसको दर्शाता है, विषम क्रमचय को। तो इसमें दो बातें, एक तो तत्समक क्रमचय, तत्समक क्रमचय हमेशा क्या होता है, समक्रमचय होता है। और जो एक पक्षांतरण होता है वो हमेशा क्या होता है, विषम क्रमचय। और इसी में कुछ और प्रॉपर्टी लिख दो, क्या, कि अगर समक्रमचय का गुना फिर से हम किससे कराएं, समक्रमचय से। अगर समक्रमचय का गुना कभी भी अगर समक्रमचय से कराया जाता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, समक्रमचय। ठीक है ना। नंबर सेकंड, कि अगर विषम क्रमचय, क्या सर, विषम क्रमचय का गुना हमेशा किससे कराएं, विषम क्रमचय से, तो ये क्या बनाता है, हमेशा समक्रमचय बनाता है, समक्रमचय बनाता है। ठीक है ना। दो बात, सम का सम से सम बन गया, विषम का विषम से क्या बन गया, सम बन गया। ठीक है, इन दोनों में तो सम बनेगा ही। नंबर थर्ड की बात करें अगर, कि भाई अगर समक्रमचय का गुना करा दें किससे, विषम क्रमचय से, किससे, विषम क्रमचय से, तो ये हमेशा क्या बनाता है, विषम क्रमचय बनाता है। ये बात आप ध्यान रखना। सम का सम से कराया सम बनाया, विषम का विषम से कराया सम बनाया, और अगर सम का विषम से करा दिया तो हमेशा क्या बनाएगा, विषम क्रमचय ही बनाता है। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को विशेषकर याद रखा करो। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एकांतर ग्रुप के बारे में। किसके, कि एकांतर ग्रुप क्या होता है, जो हमारा लास्ट ग्रुप है। ऐसे लास्ट नहीं है, मतलब इस जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका लास्ट है एकांतर ग्रुप। तो जो आप ये सम और विषम क्रमचय निकाल रहे हो ना, तो जैसे भी कोई भी परिमेय समुच्चय, भाई क्रमचय हमेशा किससे बनाया जाता है, परिमेय समुच्चय से बनाया जाता है। अब आपने क्या किया कि किसी भी परिमेय समुच्चय से आपने क्या बना लिया, क्रमचय बना लिया, उन क्रमचयों का समुच्चय बना दिया। अब इस समुच्चय में आपको पता है कि समक्रमचय भी होंगे और विषम क्रमचय भी होंगे। भाई एक परिमेय समुच्चय, उससे क्रमचय बनाए, क्रमचयों का समुच्चय बना दिया। इस समुच्चय में समक्रमचय भी है और विषम क्रमचय भी है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप उनमें से समक्रमचयों को छांटकर, इनमें से समक्रमचयों को छांटकर अलग से एक समुच्चय बना दें। अगर इनमें से आप समक्रमचयों को छांटकर अलग से क्या बना दें, कि समुच्चय बना दें, तो वही क्या होता है, एकांतर ग्रुप होता है। बताओ समझ में आ गया क्या। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जो हमारा एकांतर ग्रुप होता है, अल्टरनेट ग्रुप, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो जो एकांतर ग्रुप होता है, मैंने कहा था कि पहले आपको एक परिमेय समुच्चय लेना है, उस परिमेय समुच्चय में से आपको क्रमचय बनाने, उनमें से अगर आप समक्रमचयों का समुच्चय बना दें, और वो समक्रमचयों का समुच्चय अगर किसी भी गुना संक्रिया के लिए एक ग्रुप बना दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखो, इसमें आप लिखना डेफिनेशन, एन अवयवों के
क्या होगी डेफिनेशन, एन अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित, एन अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुना संक्रिया के लिए एन अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुना संक्रिया के लिए ग्रुप हो तो उसे क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको कोई परिमित समुच्चय लेना है। अब हमने मान लिया कि उस परिमित समुच्चय में कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं। अब एन अवयवों का जो परिमित समुच्चय, उसमें हमने क्या किया कि उसमें से जो हमारे क्रमचय बने उनमें से समक्रमचयों का हमने समुच्चय अलग से बना लिया, और अगर उन समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुना संक्रिया के लिए क्या हो, ग्रुप हो, ठीक है ना। अगर वो क्रमचय गुना संक्रिया के लिए ग्रुप है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर ग्रुप कहते हैं। लिख देना, इसे एन से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे एन से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। एक कहानी और होती है इसमें। ये क्वेश्चन आ रहा है सर, ठीक है, हमने किसी जैसे समुच्चय उनमें से क्रमचय देख लिए, क्रमचयों से हमने अलग अलग चक्रीय क्रमचय, तो क्या हम चक्रीय क्रमचय से भी पता नहीं लगा सकते कि ये समय या विषम? तो ध्यान रखना हमेशा, अगर चक्रीय क्रमचय में जो अपना चक्र है ना, उसमें अगर अवयवों की संख्या सम दिख रही है आपको तो वो हमेशा विषम क्रमचय होगा, और अवयवों की संख्या अगर विषम दिख रही है तो वो हमेशा क्या होगा, सम क्रमचय होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देना कि ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन टू। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल एन अपॉन टू, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो कई बार पूछा भी गया है कि भाई ये बताओ A4 की कोटि क्या होगी, A4 की कोटि क्या होगी, मतलब ऐसा कई बार पूछा गया है कि इसमें पूछ लिया कि चलो बताओ A4 की कोटि क्या होगी। अब यहाँ पर A4 की कोटि बतानी है, मतलब ऑर्डर ऑफ A4 बताना है। तो ऑर्डर ऑफ A4 बताने के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 4/2 हो गया, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24/2, मतलब ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, ठीक है ना। तो जो एकांतर ग्रुप होता है ना, उसमें क्या कि ऐसे कोटि भी पूछ लेता है उसमें, क्लियर है ना। अब देखो जैसे एक एग्जांपल दे दिया, ध्यान देना कि सपोज करो एग्जांपल आ गया, एग्जांपल में आपको दे दिया x बराबर 1 2 3 दे दिया, मतलब कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो बताओ इन 3 अवयवों के लिए क्रमचयों की संख्या क्या होगी। क्या पूछ ली मैंने, क्रमचयों की संख्या तो कितनी होती है, फैक्टोरियल n, तो मतलब 6 होगी, ठीक है। 3 ही तो है ना, 3 अवयव हैं, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो है ना, तो 3 अवयव में तो फैक्टोरियल 3 कितना आ गया, 6 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है ना।
तो आगे ध्यान देना। इसके अगर मैं क्रमचय पूछूं कि क्रमचय होंगे कौन कौन से इसके, उनका एक समुच्चय बनाओ आप। जो इसके क्रमचय होंगे उनका समुच्चय बनाओ। तो आप कहेंगे सर Sn कितना आएगा, S3 लिख लो, n क्यों लिखो। एक तो यही आ गया, 1 2 3 1 2 3, एक आ गया 1 2 3 1 3 2, एक आ गया 1 2 3 2 1 3, एक आ गया 1 2 3 2 3 1, एक आ गया 1 2 3 3 1 2, एक आ गया 1 2 3 और 3 2 1। तो कुल मिला के कितने आ गए यहाँ पर, कुल मिला के 6 क्रमचय आ गए। कुल मिला के कितने आ गए, 6 क्रमचय आ गए। ठीक है ना। अब इन सभी को आपको क्या करना है, अब भाई इनमें ये देखना है कि सम कौन सा है और विषम कौन सा है। हमें सिर्फ जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो किसको, एकांतर ग्रुप को लेकर है। और अगर बात करें एकांतर ग्रुप की तो हमें इनमें से सिर्फ सम क्रमचय देखने हैं। और मैंने कहा था अगर आपको सम क्रमचय देखने तो आप इनको एक बार किस में डिनोट कर दो, अरे इनको आप एक बार चक्रीय क्रमचय में डिनोट कर दो। तो इसको तो आप सिंगल एलिमेंट से लिख लो 1, ये 1 1 है तो ये कितना हो गया 2 3। भाई 2 का एलिमेंट 2 का इमेज 3 है, 3 की फिर से 2 आ गई है। ये क्या होगी, 1 की 2 है, 2 की 1 है। ये कितनी आएगी, 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है। ठीक है, ये कितनी आएगी, 1 की 3 है, 3 की 2 है, 2 की 1 है। ये कितनी आएगी, 1 की 3 है, 3 की 1 है, ये आ गई। ठीक है ना। अब इसमें से देखना है आपको कि सम कौन सा है और विषम कौन सा है, सम क्रमचय कौन सा होगा और विषम क्रमचय कौन सा होगा। वैसे तो हम निकालते हैं पक्षांतरणों की संख्या से, लेकिन यहाँ भी आप पता लगा सकते हो कि जैसे ये अलग अलग चक्र आ गए, देखो ये चक्र, ये मैंने कहा था अगर चक्रों में जो अवयवों की संख्या है वो अगर सम है तो वो विषम क्रमचय होगा, और विषम है तो सम होगा। तो देखो ये सम क्रमचय हो गया, ये क्या हो गया, विषम क्रमचय हो गया। ये क्या हो गया, विषम क्रमचय हो गया। ये क्या हो गया, सम क्रमचय हो गया। 3 अवयवों की संख्या विषम है, ये क्या हो गया, सम हो गया, और ये क्या हो गया, विषम हो गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हमारा an बनेगा, ध्यान देना, जो हमारा an बनेगा उसमें देखो एक तो ये आएगा 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है ना। और सम कौन सा है, ये आ गया 1 2 3 वाला, कौन सा है, ये रहा। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। और कौन सा आ गया, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 आ गया। 1 की 3 2 3 के रूप में लिख दो इनको। ठीक है ना। एक इस तरह आ गया। मतलब कुल मिला के जो an है ना, ये सब कुछ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सम क्रमचयों का समुच्चय है। ये क्या है, खुद सम क्रमचयों का समुच्चय, मतलब ये एकांतर हो गया। अब एकांतर ग्रुप कब होगा, जब ये ग्रुप कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। और क्रमचय के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, देखो इसको α1 मान लो, इसको α2 और इसको α3 और बना दो टेबल। α1 α2 α3, α1 α2 α3। ठीक है ना, ये बन गया। संक्रिया वही संयुक्त फलन लगेगी, वैसे तो गुना लगाते पर उनका गुना होता है ना, वो भी किससे होता है, संयुक्त फलन संक्रिया की तरह होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो करो, बताओ। α1 की जब α1 से की, α1 खुद क्या है, तत्समक है, तो ये खुद α1 ही आएगा। यहाँ पर α2 और यहाँ पर इससे करोगे, देखो 1 की 2 है तो 2 की 2 आ गई, तो वो तो सेम ही आएगी। यहाँ भी α2 और α3। अब आपको संक्रिया करनी है α2 की α2 के साथ,
मतलब इसकी खुद इसके साथ करनी है। तो जब आप इनकी संक्रिया करेंगे तो देखो यहाँ तो आपने 1 2 3 लिख दिया, इसकी इसके साथ ही तो कर रहे हो ना। तो 1 की 2 आ गई तो 2 की 3 आ गई, 2 की 3 है तो 3 की 1 है, 3 की 1 है तो 1 की 2 है। तो इस तरह आ रही है 3 1 2, मतलब यहाँ आएगा आपका अल्फा 3, तो यहाँ अल्फा 1 ऑफ कॉस आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो अल्फा 3 की अल्फा 2 से करनी है, अल्फा 3 की अल्फा 2 से करनी है। ठीक है ना। तो देख लो चाहे आप करके 1 2 3 इसकी इससे करनी है, मतलब इधर से चलेंगे, उल्टे ही तो चलते हैं ना। तो 1 की 2 है, 2 की 1 है, 2 की 3 है, 3 की 2 है, मतलब यहाँ अल्फा 1 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया अल्फा 2 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना। अब इसमें एक एक करके देख लो। सबसे पहली कंडीशन हमारी थी क्या, द्विआधारी संक्रिया। बताओ द्विआधारी संक्रिया होगी क्या। अरे हम देखते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, अगर वो समुच्चय के अवयव हैं तो ये द्विआधारी, बताओ इसी के हैं या नहीं है ना, तो द्विआधारी संक्रिया हो गई। संयुक्त फलन संक्रिया तो सहचारी तो होगी। ये मत कहना सर जी आप जब से पढ़ाने लगे हो ना तब से सहचारी को तो कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, इसको तो सीधा ही कि अब मैं क्या करूं, जो संक्रिया ही ऐसी आ रही है तुमको वैल्यू देनी है, तुम करके देख लेना पक्का आ जाएगी। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो नंबर 3, तत्समक्रम से ज़्यादा हो गया क्या, तत्समक्रम से कौन हो गया, अल्फा 1 हो गया। प्रतिलोम देख लो, प्रतिलोम का अस्तित्व देख लो। मैंने क्या कहा था, प्रत्येक पंक्ति में आपको या प्रत्येक स्तंभ में आपको तत्समक मिल जाना चाहिए, ये रहा। और इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 का प्रतिलोम अल्फा 1 है, अल्फा 2 का प्रतिलोम अल्फा 3 है, और अल्फा 3 का अल्फा 2 है। ठीक है ना। तो मतलब प्रतिलोम का भी अस्तित्व है इसमें। क्लियर है। अब एक क्रमभिन्न में और देख लो हो तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, 2 3 1 2 3 1, 3 1 2 3 1 2, मतलब ये क्या हो गया, क्रमभिन्न में भी है। जो हमारा जो A3 है, सॉरी, वो क्या है, क्रमभिन्न में भी है। तो नंबर 5 क्रमभिन्नता भी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। और अगर ये सभी संतुष्ट हो गई तो मतलब ये क्या हो गया, आबेली ग्रुप भी हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो लिख देना अतः A3 आबेली ग्रुप है। अतः A3 क्या है, आबेली ग्रुप है। A3 यहाँ पर क्या हो गया, आबेली ग्रुप हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कौन ही दिक्कत नहीं है ना। अब दो एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, जो आपके कई बार पूछे गए हैं, वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं। उसके बाद नया पॉइंट हम क्या स्टार्ट करेंगे, उप समूह सब ग्रुप। ठीक है ना। तो इसके दो एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल दे रखा है, पूछे गए एक एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है ना। अल्फा तो दे दिया आपको 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और ये दे रखा है 2 3 1 2 3 1 और 5 4। एक आपको बीटा दे दिया 1 2 3 4 5, और ये दे दिया बीटा क्या दे रखा है 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2। ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग पूछ रहा है, ध्यान देना। नंबर ए इसने जो पूछा है वो पूछा है कि अल्फा इनवर्स क्या होगा। अब अल्फा इनवर्स मैं आपको 72 बार बता चुका हूँ कि किसी भी क्रमचय का प्रतिलोम निकालना है तो उसकी पंक्तियों को आपस में बदल दो। देखो 2 3 1 5 4 नीचे ही आ गई,
1 2 3 4 5, इनको एक क्रम में जमा दो। देख लो, 1 की इमेज 3, 2 की 1, 3 की 2, 4 की 5, तो ये क्या आ गया, अल्फा इनवर्स आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा इनवर्स पूछ लिया। नंबर सेकंड आपसे पूछ लिया अल्फा बीटा, ध्यान देना जो आपसे बी पूछ रहा है, अल्फा बीटा की पावर -2। अब ये कैसे निकालनी है, तो अल्फा बीटा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स, अल्फा बीटा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स। अब पहले बीटा इनवर्स निकालनी पड़ेगी, तो भाई मुझे बीटा इनवर्स निकाल के बता दो। सीधा ही निकाल दूं? अरे उल्टी इमेज देख लो, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3 और 5 की इमेज 4 आ गई। ठीक है ना। अब इनको यहाँ लिख दो, अल्फा क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये दे दिया 2 3 1 5 4, और इनटू किसका करना है, देखो अल्फा बीटा इनवर्स और बीटा इनवर्स है, तो ये बीटा इनवर्स यहाँ पर लिख दो 1 1 2 5 3 2 4 3 5 4, और एक बार और लिख दो 1 1 2 5 3 2 4 3 5 4। ठीक है ना। इनको आपको सॉल्व करना है, इनको आपको सॉल्व करना है। हमें पता है गुना हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो पहले इन दोनों का कर लो, जो आएगा उसका इसके साथ कर लेना। अरे कर लेंगे ना, ठीक है ना। देखो ये लिख दो 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4, इनका गुना कर दो, 5 ही तो है ना, 1 2 3 4 और 5। देखो ध्यान देना, मैंने कहा था संयुक्त फलन संक्रिया की तरह गुना होता, मतलब इधर से करना है इधर की ओर। देखो 1 की इमेज 1 और 1 की 1 तो 1 आ गया, 2 की इमेज 5 है, 5 की 4 है तो 4 आ गया, 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 है तो 5 आ गया, 4 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2 है तो 2 आ गया, 5 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है तो 3 आ गया। इस तरह इनका गुना हो गया दोनों उनका। अब इनका गुना हो गया तो ऐसे ही किनका कर दो, इन दोनों का गुना कर दो, और इनका करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 तक लिखी दो। अब बताओ, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, ठीक है साहब, 2 की 4, 4 की 5, ठीक है साहब, 3 की 5, 5 की 4, ओके सर, 4 की 2, 2 की 3 बिल्कुल राइट सर, 5 की 3, 3 की 1 कतई करेक्ट सर। ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका हल इस तरह होगा। बताओ कर लेंगे क्या। एक इसने दे दिया ऑर्डर ऑफ एल्फा, बताओ जो नंबर सी, मतलब इनका निचोड़ दे दिया इसने। ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एल्फा बताओ कितना होगा। अब बताओ ऑर्डर ऑफ एल्फा कैसे निकालोगे। इसमें आपको क्रमचय दे दिया, क्रमचय की कोटि बतानी है आपको, और मैंने बताया था कि क्रमचय की कोटि कैसे निकालनी है। उस क्रमचय को ऐसे ही युक्त चक्रों में पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है, फिर उनकी लंबाइयों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा वही उनकी क्या होगी, कोटि होगी। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जैसे ये आ गया एल्फा है, अब ऑर्डर ऑफ एल्फा निकालना है, तो इसके चक्र देखो, 1 की इमेज 2 है, सीधा कर रहा हूँ, 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज फिर से ये क्या, तो एक तो ये बन गया, फिर 4 की इमेज 5 है, 5 की 4 है। ठीक है ना। अब देखो इनमें इनकी लंबाइयाँ देखो, इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, और इसकी लंबाई 2 है। तो यहाँ से अगर आपको ऑर्डर ऑफ एल्फा निकालना है तो वो क्या करोगे आप, एलसीएम ऑफ 3 2, और ये कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर इसकी कोटि है ना, वो कितनी आ जाएगी माय डियर, 6 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अरे नहीं है ना दिक्कत है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है,
जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल देता है। देखो क्या दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, यहीं देख लो। इसमें दे रखा है कि f बराबर 1 2 3 4 1 3 4 2, ठीक है ना। और इसमें ना कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऑप्शन पहला दे रखा है, मेन मुद्दा यही है, ऑप्शन होगा ये दे रखा है f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, जो नंबर b दे रखा है इसमें, या नंबर सेकंड लिख दो, वो क्या दे रखा है, f ऑफ 2 3 4 2 3 4, और नंबर थर्ड दे रखा है इसमें, वो क्या है 2 4 3 2 4 3, ठीक है ना। ये इसके अलग अलग ऑप्शन है। अब दिमाग तो घूम गया होगा कि सर हमने तो सीधा क्या किया है, अवयवों के लिए निकाला था, अब तक ये क्या आ गया F1 F2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये इमेज मैंने क्या कहा था तुमसे, शुरू में मैं लिखा रहा था चक्रीय क्रम से, A1 की इमेज क्या थी, f ऑफ A1, A2 की f ऑफ A2। अरे भाई ये इनकी इमेज ही तो है ना, 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज ये है, 3 की ये है, और 4 की, अगर मैं 1 को f ऑफ 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अगर मैं इसको f ऑफ 2 लिख दूं, भाई इसकी तो इमेज है ना ये 2 की, ये f ऑफ 3 हो गया, और ये हो गया f ऑफ 4 हो गया, इन्हीं की तो इमेज है ये। अब जो आपको ये क्रमचय दे रखा है ना, इसको आप चक्रीय क्रमचय में बदल लो। 1 की इमेज तो 1 है, इससे तो लेना देना नहीं है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 2 की 3 है और 3 की 4 है, 4 की वापस से 2 है, ठीक है ना। अब देख लो भाई यहाँ पर 2 किसका काम कर रहा है, f ऑफ 4 का, तो यहाँ लिख दो f ऑफ 4। 3 किसका काम कर रहा है, f ऑफ 2 का, तो f ऑफ 2। और 4 किसका काम कर रहा है, f ऑफ 3 का, ठीक है ना। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, 4 2 3 ना है साहब, एक भी ना है, तो क्या करें फिर। अरे भाई एक काम और करना, कहीं ऐसा मत करना कि सर ये ऑप्शन नहीं है तो और बस छोड़ के आ गए, इनको घुमा के और देख लेना। घुमाना कैसे है, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा रहा हूं मैं और ऐसे घुमा रहा हूं ना, तो ध्यान देना, थोड़ा सा घुमाने पर 3 इधर आ गया, 4 यहाँ गया और 2 इधर गया, ऐसे भी होगा f ऑफ 3, ठीक है ना। अब 3 f ऑफ 4 और f ऑफ 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। है क्या ऐसा कोई, 3 4 2 नहीं है, 3 का, अच्छा कोई ना, तो 2 से स्टार्ट है इनमें, तो कोई ना इसको हटाओ थोड़ी देर, 2 से ही स्टार्ट करो। देखो ध्यान देना इधर थोड़ा सा, ये दिखा क्या रहा है भाई, चक्रीय क्रम से जो चक्र होता है वो क्या दिखाता है कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, और इसकी इमेज वापस से ये हो गई। अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करूं तो ध्यान देना, सबसे पहले मैंने f ऑफ 2 लिख दिया, 2 की इमेज कौन है, f ऑफ 3 है, और 3 की इमेज कौन है, f ऑफ 4 है। बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या, 2 3 4, हाँ ऐसा तो है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरह इनको आप घुमा के भी देख लेना, ठीक है ना, घुमाने से भी आपको पता लग जाए। कभी कभी क्या होता है कि चक्रीय क्रमचय में मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि कंफ्यूजन करने के लिए हमेशा आपको ये इस तरह इसको थोड़ा सा घुमा के दे देगा, और उसी बात को आपको पकड़ना है, और जो घुमा के दे रखा है ना उसको आपको सही से लिखना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम उपसमूह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है माय डियर।